हेलो बच्चों, वापस वेलकम टू डीके बॉस फिजिक्स को। आज हम लोग आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने एक चीज़ थोड़ी सी गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये तीन चीज़ें छोड़ दी थी मतलब कि जानबूझ के छोड़ी थी कि लेक्चर्स लंबा ना हो जाए, है ना। क्रैश कोर्स की तरह ही है, आपको पढ़ने में भी थोड़ा अच्छा लगे। तो उस चीज़ को ही अभी आगे कंटिन्यू करेंगे आपके लिए। 4 दिन जेई का बाकी है, 20 से 25, 20 से 25, फिर 27 से 2, है ना। आपका मतलब आप समझ लीजिए कि 10 दिन पूरा आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। तो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है। सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि फ़्लाइट अभी टेक ऑफ करने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने जहन में बिठा लीजिए। वापस उसी को दोहराता हूँ मैं कि नदी की धारा में तैरने वाला सब 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 होता है। नदी की धारा में सब तैर लेता है, लेकिन उसकी विपरीत धारा में वही तैरता है जो मंजिल को हासिल करता है, ठीक। दोनों कान इधर से पकड़ो, कान इधर से पकड़ो, बात एक ही है। आइए वापस उसमें हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा गॉस लॉ या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स एंड गॉस लॉ, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। पूछिए आप कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे ऐसे मैंने कहा कि किसी भी एक सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन का पास होना, गुजरना, ठीक है। यानी कि उस सरफेस के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि उससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन पास हो सकती है। गॉस नहीं, फ्लक्स भी इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन पास हो रही है। दैट्स इट, यही है फ्लक्स आपका। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, ई डॉट डी एस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, इससे मान लीजिए कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन इस सरफेस से पास हो रही है, जिसका आप कुछ भी इसका एरिया आप मान लीजिए कि एस ले लीजिए, तो ई डॉट डी एस करके करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई मिल जाएगा। अब इसी से रिलेटेड क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे ऐसे चार्जेस मैंने रख दिए, जिनका मतलब कि सारे चार्जेस का जो टोटल है वो मान लीजिए कि क्यू है आपका, ये सारे चार्जेस। तो हमने कहा कि यार एक बात बताओ कि हम कह रहे कि एक ऐसा सरफेस हम लोग ड्रॉ करते हैं कि इस सरफेस पे आपको मतलब कि या फिर इस डिस्टेंस पर इन सारे चार्जेस की वजह से जो इस सरफेस के अंदर है उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है ड्यू टू दिस चार्जेस, जिनका टोटल कितना है, क्यू है। तो हमने कहा कि अच्छी, ठीक है। तो हमने कहा कि मान लीजिए ये सेंटर है इन सारे का चार्जेस का, तो ये डिस्टेंस आर है। तो इसी तरह मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही थोड़ा थोड़ा रिलेटेड ऐसे हैं। तो हमने कहा कि गॉस लॉ, क्या गॉस ने बताया कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्लोज इंटीग्रल का बहुत बड़ा मीनिंग है यहाँ पे। क्लोज इंटीग्रल ये बताता है कि सरफेस यानी कि गॉसियन सरफेस, ध्यान दीजिए, सरफेस गॉसियन सरफेस में बहुत अंतर है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई आपके सॉलिड स्फीयर की बात करता है तो उसका सरफेस, हॉलो स्फीयर की बात करता है तो उसका सरफेस। गॉसियन सरफेस मतलब कि किस पॉइंट के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आप ये चीज ध्यान दे दीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है, ये चीज है अपने पास, चलो भाई। तो क्यू इन की मतलब, क्यू इन का मतलब क्या हुआ, उसमें भी बहुत बड़ा राज है। राज क्या है, यानी कि ये जो गॉसियन सरफेस जिसपे हमको इन चार्जेस की वजह से हमको आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी थी, ये गॉसियन सरफेस हमने बनाया है। जिस सरफेस का कुछ एरिया होगा, जो डीएस हम लोग लिखेंगे, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो क्यू इन मतलब ये हो गया कि गॉसियन सरफेस पर या फिर गॉसियन सरफेस के अंदर जितने भी सारे चार्जेस उसको कंसिडर किया जाएगा। यानी कि कोई बाहर ऐसे चार्ज है, ऐसे कोई बाहर चार्ज है यहाँ पे, तो इस चार्ज का इस गॉसियन सरफेस से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। तो ये है सिंपली गॉसियन सरफेस। अ गॉस लॉ, यही गॉस लॉ है। दिस इज द क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q in divided by epsilon naught, where Q in is what? Total charges inside or on the surface. Inside the surface या फिर on the surface, यही है अपना गॉस लॉ। तो अब गॉस लॉ के ही हिसाब से मैंने एक चीज आपके लिए छोड़ रखी थी, इसीलिए कि गॉस लॉ के एप्लीकेशन से हम लोग एक दो चीजें देखेंगे। आइए देखते हैं उसको। अब जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे हो गया, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बता दिया। फ्लक्स में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन जो होती है, यानी जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, उससे ds का जो एंगल यानी कि एरिया का एंगल कुछ बन जाता है, तो हम लोग उससे E डॉट ds का खेल खेल लेते हैं। खेल क्या खेलना होता है? E ds cos थीटा कर लेते हैं, तो वहां से हम लोग बस cos थीटा का अंतर आता है, तो वहां से भी आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या है? मैग्नीट्यूड, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी, ध्यान दीजिए, डॉट ds है। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। आगे आने का मतलब क्या है? अब हमने यहाँ पे देखा कि यार एक बात बताओ कि Q इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो हम लोग आते हैं अब यहाँ पे कि हमने कहा कि मान लीजिए कि स्फेयर की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें? स्फेयर की। स्फेयर में दो स्फेयर, एक हॉलो एक सॉलिड, तो हॉलो के लिए भी और सॉलिड के लिए भी, दोनों के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कि जैसे कि मान लीजिए कि एक छोटा सा स्फेयर है, ये क्या है? एक हॉलो है, यानी कि इसके ऊपर चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। ठीक है, अब हमने कहा कि इस पॉइंट से किसी पॉइंट P पर r डिस्टेंस पर आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो हमने कहा कि ठीक है, तो हमने तुरंत क्या किया? गॉसियन सरफेस फट 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 करके घुमा दिया। चल भाई आजा फॉर्मूले पर। तो E डॉट ds मैं इसलिए लिख रहा हूं बार बार क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एंगल बनेगा तो आपको मेंशन करना होगा। नो डाउट कि इसमें मेंशन नहीं करना है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 बन रहा है, क्योंकि एरिया वेक्टर जिस डायरेक्शन में है उस स्फीयर से उस डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो दैट्स व्हाई इनके बीच में एंगल 0 बन रहा है। तो हमने कहा कि चलो भाई ठीक है, तो E ds, ध्यान देंगे हमेशा ds गॉसियन सरफेस का एरिया है, स्फीयर का एरिया नहीं, ये ध्यान दीजिए आप। तो गॉसियन सरफेस ये हमारे पास है, तो इसका हम लिख देंगे 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q, यानी कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज आ गया, टोटल स्फीयर आ गया, तो टोटल चार्ज आ गया, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू आपको यहां से दिख सकती है कि Q डिवाइड बाई r स्क्वायर, ये देखिए के मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो KQ बाई r स्क्वायर आ गया। अंदर की पॉइंट के लिए जब हम लोग करने जाएंगे किसी इनसाइड पॉइंट के लिए, ऐसे बनाएंगे, तो इसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, यानी कि इनसाइड के लिए क्या करेंगे? इनसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड पॉइंट Q इन जो है अपना वो 0 है, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है। कितनी आसानी से प्रूव हो गया, सोचो आप। ठीक है, अब हम लोग इसी को थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन मतलब और यूज करते हैं सॉलिड स्फीयर। तो हमने कहा कि चलो भाई सॉलिड स्फीयर का भी देख लेते हैं। तो सॉलिड स्फीयर में क्या होता है? मक्खन है, एकदम मक्खन है ये भी। क्या? E डॉट ds हमने बाहर के लिए किया कि सेम वही प्रोसीजर है ना, हमने वहां पे क्या किया था कि एक पॉइंट चार्ज की तरह उसको एज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है, तो जो भी चार्जेस आते हैं वो गॉसियन सरफेस के अंदर आते हैं, तो सेम आंसर उसका भी आ जाएगा। E आउटसाइड यानी किसी आउटसाइड पॉइंट के लिए, तो वो क्या आएगा? KQ बाई r स्क्वायर आ जाएगा। ये कंडीशन है। यहाँ पे हम लोग इस सरफेस, ये इसका स्फीयर का रेडियस r ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हम यहाँ पे लगा देते हैं व्हेन r ग्रेटर देन ये। ठीक है, या फिर इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं। इक्वल्स टू होगा तो r के इक्वल हो जाएगा, तो r लिखिए चाहे कैपिटल, बात ही की।
ई इनसाइड की बात थोड़ा मजा आने वाला है ना। ई इनसाइड भी आसान है। क्या है? तो हमने कहा कि जब हम लोग ई इनसाइड यानी कोई पॉइंट अब ये आर की इधर रहे तो अभी इसके अंदर चार्ज रहेगा क्योंकि ये सॉलिड है, अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि जो चार्ज है वो वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये खेल है। तो हमको क्या है कि भाई फॉर्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का के डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो हमने कहा कि चलो उसको भी लिख देते हैं। तो इसका भी उसी तरह करेंगे, तो जो डी क्यू लिखेंगे वो डी क्यू हो जाएगा रो इंटू डीवी, और डीवी हो जाएगा इसका क्या 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि स्मॉल आर क्यू। तो आंसर जो आपका बन के आएगा इसके लिए वो आएगा के क्यू आर बाई आर क्यू, ये बन के आएगा। ठीक है, तो ये आंसर अपने पास आ जाएगा। ठीक, तो ये आंसर ई इनसाइड ड्यू टू मतलब कि सॉलिड स्फीयर इनसाइड पॉइंट के लिए ये है। यहां पे हम कंडीशन भी लगा देते हैं कि जब क्या होगा ये ऐसे होगा, तो इसके लिए है ये वाला जो ई आया है आपका वो इसके लिए है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। तो ये है गॉसियन सरफेस का आपका गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन। इसी तरह आप किसके लिए, सिलेंडर के लिए भी कर सकते हो। सिलेंडर क्या है भाई, सिलेंडर आपको इस तरह बनाना है प्यार से, मक्खन की तरह, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कि ये भी एच हाइट है, किसी पॉइंट के लिए पूछ रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट इधर है, तो हमने क्या किया इसके लिए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। ठीक है, ये सिलेंडर एक बन गया गॉसियन सरफेस का। तो ये सरफेस कैसे बना है, सिलिंड्रिकल बना है। उसके लिए भी इसी तरह, तो पूरा इसका एरिया क्या है, इसका एरिया पूरा, ठीक है, सरफेस का E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह इनसाइड के लिए भी। हाँ, लेकिन अब इसमें बात ये आती है कि अगर सॉलिड है या फिर हॉलो है, सॉलिड है तो वॉल्यूम चार्ज वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्यू को आप ध्यान से लिखेंगे। अगर हॉलो है तो चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी एरियल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको भी ध्यान से लिखेंगे। ये चीज इधर से है। तो ये है सारी चीजें गॉस लॉ से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं तो कहूंगा कि भाई गॉस लॉ में और इसके में बस इतना ही है अपने पास। ठीक है, आगे हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए इधर रुमाल है। अब हम लोग अब हेडिंग आप डाल लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए उसमें मजा आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे वर्क डन अब वर्क डन आता है। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है कि मान लीजिए कि कोई स्पेस में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया गया। अब उसमें कहा कि किसी एक चार्ज को आप इनफाइनाइट से किसी एक फाइनाइट पॉइंट पे लेके आने में क्या वर्क डन होगा। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो चैप्टर होता है, देखो सारी चीजें तो एक दूसरे से लिंक, अभी एक फॉर्मूला आएगा खटाखट सब खुल जाएगा, कोई दिक्कत ही आपको नहीं होगी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हमको जैसे कि मान लीजिए कि इनफाइनाइट पॉइंट से आपको पता है इनफाइनाइट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे हमने एक चार्ज को लेके आना है पॉइंट पी पर। ठीक है, मान लीजिए कि एक चार्ज क्यू है, इसको हमने यहाँ पे लेके आना है। ठीक, तो हमने कहा कि यार यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे दी हुई है। ठीक, तो हमने कहा कि W कहां से, इनफाइनाइट टू पॉइंट P, ऐसे ये बताना आपको। तो आपको पता है कि क्या होता है ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है ना। जेन्युइन जनरल फॉर्मूले से चाहिए जो जहां से पैदा होता हुआ है ना। तो लेकिन आप एक बात बताइए कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और उसको इधर से इधर लेके जाना है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अगेंस्ट वर्क यानी कि किसी भी चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, वो होता है QE। तो अगेंस्ट मतलब कि माइनस QE। आपको कितना डिस्टेंस लेके आना है, तो DL आप कर लीजिए चाहिए तो, ठीक है, यही अपने पास यही है, इससे ज्यादा कुछ थोड़ी है। ये माइनस QE डॉट DL। अब आपको डॉट है तो डॉट भी हम वहां पे इसको मेंशन करेंगे। तो इसको और अच्छे से अगर हम लोग लिखते हैं तो ये फोर्स था, ये डिस्प्लेसमेंट था, तो Q को बाहर लिख लें, माइनस Q, ये आ जाएगा E डॉट D। ये वर्क डन, ये हो। अब इसी को मैं फटाक से कैसे खत्म करता हूं, देखिए। अब हमको क्या कहा जाएगा कि यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए, तो बता देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल ही आता है। अब इसके बाद फिर उसके बाद एनर्जी आएगी। पोटेंशियल में क्या है कि माइनस E डॉट DL, या फिर ऐसे भी कह सकते हो किसी पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ पे आप लेके आए तो उसके लिए आपको कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करना पड़ेगा, यही चीज है। सिर्फ आपको चार्ज हट जाएगा, चार्ज आपका हट जाएगा, मतलब शॉर्ट में ही बता रहा हूं मैं आपको, माइनस E डॉट DL ये आ जाएगा, दैट्स इट। ये है माइनस E डॉट DL। इंटीग्रेशन लगा लीजिए भाई, क्या करना है, पॉइंट, किसी पॉइंट मान लीजिए इंफिनिटी से किसी पॉइंट P पे आपको लेके आना उससे, तो वो चीज आपके मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है अपना पास। अब हमने कहा कि अच्छा ये भी ठीक है, तो माइनस E डॉट DL आ गया। बहुत बार ऐसे पूछता है एग्जामिनर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर ये आया तो माइनस E डॉट DL, तो जनरल फॉर्मूले के थ्रू अगर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू KQ स्क्वायर बाई R होता है। तो KQ स्क्वायर बाई R, अच्छा नहीं, KQ बाई R स्क्वायर होता है, KQ बाई R स्क्वायर होता है, तो डॉट DL, R से R कट जाएगा, मतलब एक टाइम में एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, KQ बाई R सिंपल आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, है ना। अच्छा, माइनस किस लिए लगा, मैंने ये बताया था आपको कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको वर्क डन करना है, तो यानी कि आपको फोर्स जो उस चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट P पे लेके आना है उसके अगेंस्ट लगाना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान देते, अगेंस्ट फोर्स उसके लगाना, सो दैट्स व्हाई माइनस हमने इसलिए पुट किया है। अब कई बार ऐसे एग्जामिनर पूछता है कि भाई फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हमने वो भी कर लेना है। तो ऐसे मान लीजिए कि इसका क्या होगा, आप बताइए इसका, E डॉट, माइनस का चक्कर पहले बता दिया हूं, ठीक है, तो उसको उसके अपने हिसाब से देख लेना। यानी कि आप इससे ये भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो, मैं लिखवा देता हूं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड potential will decrease, ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब आती है बात इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तो इसका ऐसे कर लेते हैं, E डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ठीक है, dV बाई ds, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, ऐसे, क्या दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं। आप इसको खोल के देखिए, आप इसको खोलेंगे जब तो आएगा E dl cos थीटा। मान लीजिए कि 3D में ऐसे दिया हुआ है, 3D में दिया हुआ है, तो dl cos थीटा क्या है, एंगल बिटवीन व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड और dl डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो डिस्प्लेसमेंट और इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये उस डायरेक्शन मतलब कि उस डिस्प्लेसमेंट के अलोंग बताएगा, है ना, यहां से। तो हमने कहा कि अच्छा, तो इसको हमने V बोला, तो ऐसे मान लीजिए ये E dl ये करके आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे dV, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हमको E अगर निकालना होगा तो dV अपॉन dl cos थीटा। ये cos थीटा तो ऐसे ही बताएगा, मान लीजिए x की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, Ex dV अपॉन dlx, यानी कि x में डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। इसी तरह आप अलग के लिए Ey यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड y के लिए dV अपॉन
जानते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो डी एल वाई इस तरह बात कर सकते हैं। जो भी आपका एंगल होगा कॉस थीटा साइन थीटा, जो भी कॉस थीटा होगा, फिर उसके अलॉन्ग जो भी एंगल होगा उसके साथ कंपोनेंट जो भी आप लेंगे वो आप लिख लेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो वो डिस्प्लेसमेंट ही बताता है डी एल कॉस थीटा, ठीक है। जैसे कि अब इस डी एल कॉस थीटा का मतलब मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एक पार्टिकल है, एक यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, और ये एक्स वाई का एक कोऑर्डिनेट है, तो हमने कहा कि ये एल गया है, तो हम पूछेंगे कि एक्स में कितना गया है, ये एंगल थीटा है, तो एक्स में आप बताओगे कि एल कॉस थीटा गया है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डी एल कॉस थीटा है ना, तो एल कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एल साइन थीटा, तो एल साइन थीटा ऊपर है ना। तो ऐसे आपको लिख लेना, ये हो गई ये बात, ठीक है। ये सब सारी चीजें। अब हम आते हैं कि भाई पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना। चलो भाई, पॉइंट चार्ज क्या है? अब पॉइंट चार्ज मतलब कि एक पॉइंट है, अब इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है, आर डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बतानी पी पॉइंट पे, तो सिंपली यही वाली बात है ना, के क्यू बाई आर, जो मैंने बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा वो, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर डिस्टेंस है तो आर से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, क्यू क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये है जनरल फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से बड़े बड़े फॉर्मूले को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। चलो आगे आते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही पूरा खत्म करते हैं, या फिर पहले वो करते हैं, हाँ अब एनर्जी कर लेते हैं। एनर्जी भी है, एनर्जी थोड़ा सा मिटाते हैं इसको। तो एनर्जी कैसे करेंगे आप इस चीज का ध्यान देंगे। एनर्जी है कुछ नहीं, वर्क डन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कभी कभी ऐसे पूछता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन बताओ, कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की गई है, वहां पे किसी चार्ज को इनफाइनाइट से या फिर किसी फाइनाइट पॉइंट से फाइनाइट पॉइंट पे लाया जा रहा है, तो तब एनर्जी बताओ। या फिर पूछता है कि अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों केस में। तो उन दोनों केस में कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे ये हम देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं उसको भी। तो वर्क डन, फिर से वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इनटू नहीं, डॉट ऐसे करके बोलेंगे, ठीक। तो माइनस करके भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए कि मैंने माइनस का मतलब क्या बताया हुआ है आपको, ठीक है, कि उसके अगेंस्ट फोर्स की वैल्यू क्या होती है भाई, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, डी आर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ऐसे करके अपने पास आएगा। तो डी आर करें चाहे जो करें, जो मन जैसे मन वैसे करें, डॉट डी आर कुछ भी करें, आर से आर अपना क्या होगा, कैंसल होगा, यानी ऊपर भी आर वाला ही आइटम होगा। यानी कि यू की वैल्यू, यही तो अपने पास यू होता है, किसी एक फाइनाइट पॉइंट से फाइनाइट पॉइंट के बीच में अगर पूछ रहा है तो उस पॉइंट से यानी कि इनिशियल से फाइनल आप लिमिट लगा दीजिए, आपको वैल्यू तुरंत मिल जाएगी। ध्यान दीजिए कि अगर यही फोर्स जनरेट जो हो रहा है, कि जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे बोला कि एक ऐसे यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे एक चार्ज Q डैश है, अब ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ये है R, ठीक है। अब इसको इधर से इधर लेके आना है आपको, तो कैसे, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है भी ऐसे भाई, तो Q ही आपको करना पड़ेगा और उसके अगेंस्ट फोर्स लगा के इसको इधर लेके जाना होगा, ठीक है। अब ऐसे ही बोल रहे कि भाई इसका आप पोटेंशियल एनर्जी बताओ इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बहुत आसान है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका एनर्जी का आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो आएगा के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर, ठीक है। ऐसे दो चार्जेस, ठीक है, तो उनका जो अपने पास आएगा, तो इसमें से एक बहुत लोग ऐसे में मान के चलते हैं कि टेस्ट चार्ज है कोई, उसको टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का आता है, तो इस तरह आप पोटेंशियल एनर्जी लिख लोगे।
चाहिए तो आप पीछे वाले फॉर्मूले से भी लिख सकते हो। जैसे हमने क्या किया था, W इज इक्वल्स टू माइनस क्यू ई डॉट डी एल। देखिए इससे भी वही आएगा, करके देखिए। आप यहाँ पे E की वैल्यू आप रखोगे तो Q माइनस में यहाँ पे रखोगे के क्यू डैश डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे dl है, दोनों एक ही डायरेक्शन, तो cos थीटा की वैल्यू आपको 1 लेनी पड़ेगी, यानी कि 0 1 आएगा। तो ये आ जाएगा r से r कैंसिल होगा तो ये वही आएगा माइनस के क्यू डैश डिवाइड बाई आर, ये आंसर है। तो आप कहीं से भी पोटेंशियल। अब बात आती है, सबसे मस्त बात जो आती है वो आती है पोटेंशियल एनर्जी आपको बताना है किसी सिस्टम का, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अब इसका एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं फट से समझने के लिए। जैसे कि मान लीजिए इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ध्यान दीजिए, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, ठीक है, इसकी साइड ए है। अब इस ट्राइंगल का आपको मतलब कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल मैंने लिखा है, मतलब पार्टिकल है तो चार्ज से एसोसिएटेड होगा उसके साथ, है ना। तो इसका आपको बताना है इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, तो हमने क्या कहा कि चल भाई इनफाइनाइट से हम अगर Q1 चार्ज को यहाँ पे लेके जाएंगे तो हमको किसी भी दूसरे चार्ज के अगेंस्ट में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पे ये Q2 Q3 प्रेजेंट नहीं थे, अब्सेंट थे, तो यहाँ पे यानी कि W1 यानी कि 0 आ जाएगा, यानी कि Q1 चार्ज को लाने में जो हमको वर्क डन करना पड़ेगा वो 0 आ गया। वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी, हाँ घबराना नहीं। Q2 अभी Q1 आके बैठा हुआ है, तो Q1 आके बैठा हुआ है तो Q1 की वजह से Q2 वाली पॉइंट, यानी कि पॉइंट A है, पॉइंट B है, पॉइंट C, तो पॉइंट B के ऊपर Q1 की वजह से एक पोटेंशियल आ चुका है ना, एक पोटेंशियल आ चुका है। तो वो पोटेंशियल कितना है, K Q1 बाई A, तो K Q1 बाई A। और वर्क डन क्या होता है, Q इंटू V माइनस C डॉट डी एल। ये माइनस C डॉट डी एल जो है ये V है ना अपने पास, तो Q इंटू V कर देंगे। तो V क्या है, तो हमने क्या लिखा, चार्ज कितना होगा अपना Q2, तो आ गया Q2, है ना, और इंटू V, तो V अपना लिखेंगे K Q1 डिवाइड बाई A, ये। अब ये है W2। अभी कोई वर्क डन तो नहीं करना पड़ा ना, इसके अगेंस्ट जो मतलब कि फोर्स, आप ऐसे भी कह सकते हो फोर्स भी है, फोर्स जनरेट करेगा तो उसके अगेंस्ट हमको वर्क डन करना पड़ेगा। या फिर यहाँ पहले से पोटेंशियल है तो उस पोटेंशियल की वजह से एक हमको एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी हमने लिखा, ठीक। आगे Q3 जब हम लोग लेके आएंगे पॉइंट C के लिए, तो पॉइंट A और पॉइंट B के ऊपर जो चार्जेस हैं उन चार्जेस की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। लिख देते हैं उसको, यानी कि W2 और ये हो गया W3। W3 क्या है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसकी वजह से आएगा K Q1 डिवाइड बाई A, इसकी वजह से, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, Q3 का, ठीक है। एक और आएगा W3 ड्यू टू Q2 चार्ज की वजह से, तो Q3 इंटू ये आ जाएगा K Q2 डिवाइड बाई A, खत्म कहा, ये है अपने पास, ठीक है। तो Q3 Q1 Q2, अब इसको अगर आप ऐड करेंगे तो सिंपली आपको दिख रहा है कि आंसर आएगा K Q1, K बाई A को बाहर निकाल लीजिए, K बाई A को हाँ बाहर निकाल लीजिए, और आंसर डायरेक्ट आप लिख दीजिए Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q1 Q3, डायरेक्ट आंसर, ठीक, ये आंसर है। अब इसी में पूछता है कि प्रेजेंस, जब प्रेजेंस होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, तभी W1 0 नहीं होगा, तभी इस पॉइंट पे VA टाइप का एक पोटेंशियल होगा, इस पे एक VB टाइप का पोटेंशियल होगा, इस पे एक VC टाइप का पोटेंशियल होगा। तो Q इंटू VA, Q इंटू VB, Q इंटू VC आपको लिखना पड़ेगा, और एज इट इज ये जो किया आपको, ठीक है, क्योंकि अब एक चार्ज आप जब लाके रखोगे तो इस चार्ज की वजह से भी यहाँ पे आएगा, तो इसको भूलना नहीं है। तो ये है आपका पूरा पोटेंशियल एनर्जी का, मतलब कि ये नॉर्मल काला चिट्ठा है आपका, ठीक है। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी में, आगे देखते हैं उसको।
ये क्रैश कोर्स है बेटा, हाँ तो ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी इसीलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। 3 क्वेश्चन, ये दोनों लेक्चर्स अगर आपने देखे तो 3 क्वेश्चन आपका फिक्स है, कहीं नहीं जाएगा, कोई काट नहीं पाएगा माई कलाल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे कि यार पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग कर रहे थे, है ना, अब इसमें बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ है, जैसे कि आपका सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी है स्फीयर की वजह से, उसको भी देख लेते हैं, है ना। ऐसे मान लीजिए कि स्फीयर रेडियस इसका r है, तो इसकी वजह से एक ये हॉलो है, हॉलो 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 हॉलो, तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, ये यू सेल्फ है, ठीक है। और जब अगर यही सॉलिड हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा तो उसके लिए यू सेल्फ जो आएगा वो आ जाएगा 3/5 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ये आ जाएगा, इसको भूलना नहीं है, 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, 1/2 के क्यू स्क्वायर बाई आर, तो ये सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी फॉर द स्फीयर हॉलो एंड सॉलिड के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हम लोग थोड़ा सा इसी में और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डाइपोल वाली केस तो अभी आएगी, उसके लिए टेंशन नहीं है। आगे इसमें हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटिन्यूअस बॉडी, कंटिन्यूअस बॉडी में क्या क्या आता है भाई, देख लेते हैं फटाफट, है ना। अब जैसे कि मान लीजिए कि आता है, सबसे पहले तो हम लोग स्फीयर ही कर लेते हैं, ठीक, हॉलो वाला, हॉलो स्फीयर, बाहर वाली पॉइंट के लिए फिर से वापस r ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए एक ही फॉर्मूला है इसमें, के क्यू बाई आर, ठीक है। ये पोटेंशियल है इनसाइड या फिर सरफेस के लिए, तो वी सरफेस जो आएगा आपका, उसके लिए भी आपको पता है क्या, के क्यू बाई आर, ये आ जाएगा। इनसाइड पॉइंट के लिए किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, मैं रीजन बता देता हूं, कॉन्सेप्ट क्या है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फीयर में 0 होती है, यानी कि आप एक चार्ज को दूसरी एक जगह, एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जब मूव कराते हो तो उसमें वर्क डन 0 होता है, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल्स टू क्यू ई डी एल होती है ना। तो ई 0 है, सो दैट्स व्हाई वर्क डन ही आपका क्या है, 0 है। वर्क डन 0, तो इसका मतलब क्या, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है, 0 है, यानी कि एक पूरे इनसाइड पॉइंट के लिए हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, यही आएगा के क्यू बाई आर, कैपिटल आर यानी कि रेडियस का, ठीक है। अब यहां पे आता है हॉलो, हॉलो के बाद आता है सॉलिड, सॉलिड की वजह से, सॉलिड की वजह से भी हम लोग निकाल सकते हैं बड़े आराम से, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है, ये आ गया। इसकी वजह से सेम वही बात है, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, E डॉट डी आर से चाहिए आप सिंपली, तो माइनस E डॉट डी आर इज इक्वल्स टू डीवीएम, ठीक है। E की वैल्यू क्या आती है आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए वही वापस के क्यू बाई आर स्क्वायर, डॉट डी आर हमने किया, ये वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू जो आएगी वो v इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर आ जाएगी, ठीक है। क्या आएगी वैल्यू हमारे पास, के क्यू बाई आर आ जाएगी। ये आउटसाइड पॉइंट के लिए है, किसके लिए है, आउटसाइड पॉइंट के लिए, के क्यू बाई आर। अब हमने कहा कि अच्छा ठीक है, सरफेस के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए, यानी कि यहां पे हम कंडीशन लिख सकते हैं ग्रेटर देन आर है। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन जो आएगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे कि सरफेस, वे सरफेस के लिए वापस वही फॉर्मूला जो पीछे लिखा था हमने, क्या आ जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल। हाँ, लेकिन अभी इनसाइड पॉइंट के लिए वो नहीं आएगा, इनसाइड पॉइंट के लिए अलग आएगा। आइए देखते हैं इनसाइड पॉइंट के लिए क्या है,
तो इनसाइड पॉइंट का अच्छा है, यानी कि अभी जो तीसरी कंडीशन हमारी आएगी, पहली ये हो गई अपने पास, दूसरी तीसरी कंडीशन ये आएगी ये ऐसे, ये वाली कंडीशन R इक्वल्स R की। अब इस कंडीशन के लिए हमको माइनस E डॉट डी आर के ऊपर जाना है, ठीक है, इज इक्वल्स टू dv। इंटीग्रेशन हम लोग इसका करेंगे क्योंकि हमको dv फाइंड करना है, तो E की वैल्यू के क्यू आर डिवाइड बाई आर होती है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में के क्यू आर डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यू, है ना, इनटू डी आर, ये आ गई। अब तो भाई इंटीग्रेशन होगा कहां से कहां तक, अंदर जा रहे हैं तो कहां से, आर से स्मॉल आर। डीवी का भी इंटीग्रेशन होगा कहां से कहां तक, ऑब्वियसली आर से आर, यानी कि सरफेस से इनसाइड, और ये हमको बताना है, ये तो हमको पता है, अभी निकाला है ना। तो जब ये इंटीग्रेशन आप लोग करेंगे, ये इंटीग्रेशन जब आप लोग करेंगे तो आपको सीधे सीधे जो आंसर आएगा वो मैं लिख दे रहा हूं, आंसर आएगा के क्यू डिवाइड बाई 2r क्यू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये है, ठीक है। ये इनसाइड की किसी भी पॉइंट के लिए आप सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पे देख सकते हैं कि r की वैल्यू अगर 0 हो गई, यानी कि सेंटर पे हम पहुंच गए, तो सेंटर पे अगर हम पहुंचेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 3/2 v सेंटर आ जाएगा 3/2 vs सरफेस का, यानी कि 1.5 गुना हो जाता है सेंटर पर, सरफेस का 1.5 गुना हो जाता है सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हॉलो और सॉलिड से इनसाइड आउटसाइड पॉइंट का काला चिट्ठा निकाला है, ठीक है, पूरा हर जगह देख लिए। ये भी सरफेस अंदर वाली पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं होता है, यही होता है, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो हॉलो के लिए भी यही होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या इज इक्वल्स टू के क्यू बाई, ठीक, ये चीजें। अब हम लोग आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कर ली हैं, अब हमको करना है डाइपोल की वजह से, डाइपोल भी देख लेते हैं। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माई आय हाय, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, मतलब कोई डाइपोल ऐसे रखा हुआ है ना, अब उसकी वजह से आपको बताना है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। चलो भाई आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि डाइपोल, ठीक है, ये कोई पॉइंट, ठीक है, ये कोई ऐसे पॉइंट, ठीक है, ये डिस्टेंस आपका जो है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि 2l है, ठीक, और ये डिस्टेंस आपका r है, ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2 है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, q, ये है संरचना। अब इसके बाद इस पॉइंट पे तो हमको तो पता है, आंख बंद करके कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला झंझट तो है नहीं कि वेक्टर है, इसके अलावा फटाफट लिख देंगे। तो इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल उस पॉइंट पे, पॉइंट P पे, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है, तो V1 है ना, ठीक है, तो V1 क्या आएगा कि Q माइनस में डिवाइड बाई R1, इसी तरह V2 आ जाएगा कि Q डिवाइड बाई R2 प्लस में प्लस चार्ज होगा, ठीक, R2। अब हमने कहा कि यार थोड़ा सा हमको अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा वरना काम नहीं बनेगा, तो हमने कहा कि थोड़ा सा इसको इधर करेंगे, थोड़ा सा इसको इधर करेंगे। अभी जो ये डिस्टेंस यानी कि इसको m ले लें, ये डिस्टेंस ये इसके लगभग इक्वल अप्रोक्सीमेटली, यानी कि AP जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके, PM के, और इसी तरह सेम
काम हम इसके लिए भी करेंगे भाई, है ना। जो आपका R2 डिस्टेंस है उसको भी इसके ऐसे ऐसे करेंगे ना, ठीक है, तो इसको भी इसके इक्वल लेंगे, ठीक। एक डिस्टेंस इसमें भी हम लोग ऐड करेंगे, जैसे कि ऐसे ठीक है, ऐसे आपको ये दिख रहा है पूरा। तो ये डिस्टेंस अभी इसके इक्वल, ठीक। तो फिर यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे n इसको नाम दे सकते हैं, तो Pn जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, Pn अप्रोक्सीमेटली Pm के। चलेगा क्या? अच्छा, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? ये है डिस्टेंस। तो देखते हैं अभी थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन इसका, आते हैं अभी आगे उसी के ऊपर, यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो अब हम कहेंगे कि चलो भाई, तो इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो Q को कॉमन लेते हैं, तो 1/R2 माइनस 1/R1, ये आ गया। R1 क्या है, ये डिस्टेंस आपको दिख रही है ना। तो ये पॉइंट था थीटा एंगल, तो ये डिस्टेंस, ये मिड पॉइंट है ना, ऐसे मिड पॉइंट है कि ये डिस्टेंस L था। तो R प्लस ये, इसमें अगर कंपोनेंट लेंगे तो ये L cos थीटा बन जाएगा, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो R प्लस L cos थीटा, ठीक। तो ये R के लिए ये डिस्टेंस अपने पास जो है इधर से पूरा R1 के लिए आपके लिए आ जाएगा, R1 के लिए आएगा आपका, एक सेकेंड, हाँ। तो ये पूरा डिस्टेंस जो आएगा R में से ये माइनस होगा, है ना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल तभी तो आएगा। जैसे कि R, ये पूरा डिस्टेंस जो है R प्लस L cos थीटा, R1 की वैल्यू, R1 इज इक्वल्स टू R प्लस L cos थीटा, R2 की वैल्यू बस इसी तरह R माइनस L cos थीटा, ठीक है। L cos थीटा को आपको इसके लिए माइनस कर देना है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है आपकी, वो हम लोग इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल मानेंगे, है ना। यानी कि PB जो है वो ये PO के इक्वल होगा। तो N वाला कोई पॉइंट नहीं है ना, तभी तो आएगा यार। जैसे कि हमने कहा कि ये पूरा R में से हमने एक डिस्टेंस को माइनस करनी है, तो जाके R2 जो अपना डिस्टेंस है ये, इनके अप्रोक्सीमेटली इक्वल आए, ठीक है। तो दूसरा वो डायग्राम जो बनेगा वो दूसरा डायग्राम बनेगा, है ना। तो हमको वो डिस्टेंस आपको माइनस करनी होगी थोड़ा सा करके, इस तरह, मतलब एंगल एक बनेगा लाइन का, तो वो डिस्टेंस हमारे पास ये दूसरे के लिए आ जाएगी, तो वो R2 R माइनस L cos थीटा आएगा। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू भर लेते हैं। तो KQ, ठीक, 1/R2, R2 क्या है, R माइनस L cos थीटा माइनस 1/R प्लस L cos थीटा, ठीक है। आपको पता है कि इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या आने वाला है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, R प्लस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा, तो L cos थीटा प्लस माइनस प्लस यानी कट जाएगा। तो KQ A माइनस बी, A प्लस बी, तो आपको पता है क्या आता है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो ऊपर आ जाएगा 2L cos थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट में। अब
इसमें कंडीशन होती है कि जब मान लीजिए कि r ग्रेटर देन l होता है, तो इस कंडीशन में यानी कि इसके आगे ये टुच्चा, तो टुच्चे को बड़े में जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। समंदर से एक लोटा पानी निकाल लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये समंदर, ये एक लोटा पानी को हटा देते हैं, l को 0 लेट कर लेते हैं इसके सामने, तो ये सीधे एक सेकेंड l को हाँ 0 लेट कर लिया, चलो अच्छी बात है। अब इसके बाद आपको पता होगा 2ql, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में ही बताया, 2ql इसको क्या बोलेंगे p, तो आंसर आ जाएगा kp cos थीटा डिवाइड बाई, ये आंसर आ जाएगा r स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा v। ये कब, कि जब r ग्रेटर देन l है। अगर नहीं ऐसा है तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, ये इस केस में, इसके लिए आपको ये यूज करना है, ये चीज ध्यान देंगे आप। आगे मैंने कहा कि ठीक है एक्सियल के लिए बता देते हैं, तो एक्सियल के लिए इसी वाले कंडीशन पे आते हैं, ये जनरल है। तो एक्सियल के लिए थीटा की वैल्यू 0, यानी कि r माइनस l स्क्वायर, ठीक। ऊपर भी जाएंगे थीटा अपना क्या आ जाएगा ऊपर के लिए 0, तो KQ2L यानी कि KP बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, लेकिन l को बाद में क्या करना है 0 लेना है, तो क्या आ जाएगा आंसर KP बाई r स्क्वायर एक्सियल पे, यानी कि V एक्सियल जो आएगा आपका वो आ जाएगा KP बाई r स्क्वायर एक्सियल। इक्वेटोरियल के लिए cos थीटा 90 पे 0 होता है, तो V इक्वेटोरियल जो आएगा वो 0 आ जाएगा। ये यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल जो भी होता है वो मैंने आपको बता। अब हमारी गारंटी नहीं है, करना आपको है, ये ध्यान दीजिए। देखिए पूरा इसका डेरिवेशन किया मैंने आपके लिए, ठीक है। अभी आगे हम लोग देखेंगे ठीक है, क्योंकि ये लाइन बड़ी है तो इसमें से थोड़ा सा इसको माइनस करना पड़ेगा, है ना, माइनस करना पड़ेगा इस तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये l cos थीटा को माइनस करना पड़ेगा r में से, तो जाके ये इसके, क्योंकि ये दिख रही है आपको थोड़ी बड़ी है, तो थोड़ा सा उसमें माइनस किया और कुछ नहीं, ठीक है। क्योंकि अप्रोक्सीमेटली इक्वली हमने लिया है, जैसे कि ये PM जो है वो AP के इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं है वो, अप्रोक्सीमेटली हमने ऐसे लेट किया है, दैट्स इट। तो ये हो गया पूरा। अब इसके बाद आता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि वर्क डन, किसी भी एक डाइपोल को आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रोटेट कराते हो तो वर्क डन कितना होता है, तो रोटेशन है ना, वर्क डन आपको बताना है। तो वर्क डन, तो टॉर्क आपको पता ही है क्या है, P क्रॉस E है वो टॉर्क, तो टॉर्क इंटू डी थीटा, खत्म कहानी। तो टॉर्क डी थीटा, ये आ जाएगा वर्क डन, ठीक है। अब इसके बाद इसको क्या लिख सकते हो, P क्रॉस E को P साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा, कहां से कहां तक, उसको कैसे मतलब कि रोटेट कर रहे हो 0 से थीटा में, है ना। तो हमने कहा कि चल भाई इसको लिख लेते हैं, तो P क्रॉस E को PE साइन थीटा डी थीटा, तो PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, पहले लिख देते हैं पूरा, साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन 0 से थीटा, कितना इंटीग्रेट, आप कितना घुमा रहे हो उसको, तो PE साइन थीटा डी थीटा क्या होता है, साइन थीटा डी थीटा माइनस कॉस थीटा 0 से, यानी कि इंटीग्रेशन में 0 से कॉस थीटा में आपको लिमिट रखनी है 0 से थीटा, है ना। तो 0 पहले आप क्या फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1 माइनस कॉस थीटा होगा, है ना। तो क्या आ जाएगा P 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा W। कभी भी आप ये फॉर्मूला पुट करिए कि किसी भी
इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा है जिसको रोटेट किया जा रहा है थीटा एंगल से, तो वर्क डन कितना होगा, तो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अभी आती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को भी देख सकते हैं हम लोग। आइए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या, W, W क्या, कुछ तो होता होगा। तो अभी अभी हमने निकाला कि 1 माइनस कॉस थीटा P आया, तो P 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, तो कहां से कहां तक के लिए निकाल रहे हैं, P डॉट T है क्या, हा, अच्छा चलिए देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी तो आपको ऐसे भी दिख गया होगा यार, देखने की कोई जरूरत नहीं। अभी हमने निकाला W P इंटू कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है, तो आपको दिख रहा है P डॉट E से भी काम आपका चल जाएगा, क्योंकि हमने उसमें जीरो से इस तरह करके लिया था। तो इस तरह अगर हम लोग जीरो उसमें कंसीडर नहीं करें, थीटा के ऊपर ही अगर मतलब जैसे कि हाँ थीटा घूम गया है, ठीक है, थीटा घूम गया है, तो भाई क्या इनिशियल कंडीशन उसकी हो, तो जनरली एक फॉर्मूला अगर हम लोग लिखो तो डायरेक्ट P डॉट E हम लोग लिख सकते हैं, माइनस P डॉट E, है ना, माइनस P डॉट E, क्योंकि अगेंस्ट होता है, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की, पोटेंशियल एनर्जी फॉर डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पोटेंशियल एनर्जी वो जो चार्जेस है उनकी वजह से माइनस P डॉट E आ गया। अभी आपका क्या बाकी, कुछ बाकी है, हाँ बाकी है आपका वेन डी ग्राफ जनरेटर भी एक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में। उसमें एक चीज होती है कि वो एक स्टैटिक करंट जनरेट करता है, स्टैटिक करंट मतलब आप कह सकते हो कि स्टेबल टाइप का करंट है ना। आप उसके लोड का वोल्टेज चेंज भी करते हो तो भी वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वो कांस्टेंट रहती है उसकी वैल्यू। ये वेन डी ग्राफ जनरेटर की खास बात है, ठीक है, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करता है। वाई जब आप उसका वोल्टेज वेरी कर रहे होते हो तो भी वो जो प्रोड्यूस करंट होता है वो कांस्टेंट ही होता है, ये वेन डी ग्राफ जनरेटर होता है, ठीक है। एक चीज भूल गया मैं, इक्विपोटेंशियल वाला, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस उसकी भी हेडिंग डाल लेते हैं यार, है ना, छोड़ना क्यों किसी चीज को, बहुत आसान है बच्चे लेकिन झूठ मूठ में घबराते हैं, क्यों घबराते हैं मुझे नहीं पता है। आइए, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्पेलिंग गलत होगी तो आपको संभाल लेना है ना। आगे ये एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है, ठीक है, एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है by which potential are constant। जैसे कि मान लीजिए कि ये V1 है यहाँ पे, ये V2 है यहाँ पे, ये V3 है यहाँ पे, ठीक है। और हमेशा ये ध्यान दीजिए कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होते हैं, ये ध्यान देना, एक पॉइंट नोट कर लीजिए। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल surfaces are perpendicular to electric field, ठीक है। ये V1 V2 ये जो है ये पूरा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पॉइंट चार्ज है कोई, ये चार्ज है कोई, ठीक है। ठीक, ये सब कहानी परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, तो कैसे, जैसे कि एक मान लीजिए कि ऐसे नॉर्मली एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग ऐसे करके, ये फेमस एग्जांपल आपको पता ही है, ठीक है। मान लीजिए कि 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ठीक, ये डिस्टेंस आपको दी हुई है, मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर,
ये 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी कि ऐसे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। यार ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में अंतर है, कैसे करना है ना। तो हमने कहा कि ये डिस्टेंस है, तो ये 4 है, तो मान लीजिए कि इसका थीटा एंगल 30 डिग्री दिया हुआ दोनों के बीच में डिस्टेंस, और ये तो 30 और ये है 4, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो ये एंगल 30, तो ये एंगल 60, तो ये एंगल आप बता सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये एंगल आपका 60 हो गया, तो 4 cos 60, 4 cos 60, ये डिस्टेंस यही तो लेना है। और हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिस्टेंस जो हमारे पास आई है वो 4 cos 60 आई है, ठीक है। ये सेंटीमीटर में मीटर में चेंज कर लेंगे, डोंट वरी। और तो हाँ, डेल्टा V अपॉन डेल्टा D इज इक्वल्स टू E, ये है। तो डेल्टा V की वैल्यू 10 माइनस 20 है ना, ये पॉइंट, ठीक है, A B इस तरह ले लीजिए कुछ भी। तो ये आ जाएगा आपका 20 माइनस 10 डिवाइड बाई 4 cos 60, इस तरह करना है ना। ये डिस्टेंस आपको निकालनी, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको जैसे कि ये डिस्टेंस मैंने कैसे निकाला, ये हेल्प ले ली मैंने यहाँ पे, ये मेरे को पता है। यहाँ पे जैसे आप ऐसे करोगे, ऐसे, ये आपको पता है, ऐसे बीच में, ये हमने कंपोनेंट ले लिया उसका, ठीक है। ये एंगल 60 था, तो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ, एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। तो ये कंपोनेंट्स अपने को मतलब है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक, किसके सरफेसेस के बीच की, 4 cos 60। तो ये आ जाएगा 10 अपॉन 4 मतलब हो गया 0.04, cos 60 मतलब हो गया 1/2, है ना। तो ये आ जाएगा 4 × 1/2, लेकिन ध्यान देंगे 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 2, है ना। तो ये ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 × है ना, 5 × 10 पावर 2 यानी कि 500 वोल्ट पर मीटर, ये आंसर। इस तरह की पोटेंशियल सरफेसेस के आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होती है। एक ऐसी पॉइंट का लोकस होता है कि, या फिर एक ऐसे रीजन का लोकस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस या फिर सरफेस के नाम से जानते हैं, दैट्स इट। तो ये है आपका, आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैंने पूरा ही आपको करा दिया है, हाँ पूरा करा दिया है, ठीक। तो आपको अभी देखना है बड़े आराम से, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा खात्मा कर दिया मैंने। और भी कुछ अगर रहेगा तो मैं वीडियो बनाया हूँ, उसमें बहुत डिटेल में आप जाकर उधर से भी देख सकते हो। बहुत मेहनत करिए, लड़िए, लड़ना ही ज़िंदगी है, ठीक है। लड़के ही आप ऊपर जा सकते हो, बाकी तो कुछ करने से होगा नहीं, आपको मेहनत करना होगा। किसी भी आप बेफिजूल की बहकावे में मत आइए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या फिर अपनी लाइफ को अपना हाइपोथेसिस मत बनाइए कि हाँ मैं ये जो सोचता हूँ यही तो मैं कर लूँगा। ऐसा नहीं होता है। रियल और सोचने में बहुत फ़र्क होता है। आप जब उसको ग्राउंड लेवल पे करने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि असलियत क्या है, ठीक है। ये मैं अपना खुद का एक निजी एक्सपीरियंस आपके लिए बता रहा हूँ, और कोई ऐसी हताश करने वाली बात नहीं है कि मैं ऐसे डिमोटिवेट कर रहा हूँ, बिकॉज रियलिटी वही होती है जो आप मतलब जो सोचते हो उसको आप सच में करो तो जाके वो हासिल हो पाता है, अदरवाइज ऐसे सोचने से तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्रैश कोर्स वाले चैप्टर के लिए, जैसे मैग्नेटिज्म वगैरह। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।